Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 जुलाई 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा और इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। अगर इस प्रकार से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली इस चैनल का लिंक दे रखा है टेलीग्राम लिंक के नाम से, तो वहाँ से भी आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में किसी कंट्री को नहीं देखना है, आज मैप में जाकर देखना है बाल्टिक सी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, कौन कौन सी कंट्रीज इसके आसपास देखने को मिलती हैं। अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज का सबसे पहला आर्टिकल। तो टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हुई और उसके अंदर भारत ने भी अपनी एक बेहतरीन शुरुआत कर दी है। तो मीराबाई चानू एक ऐसी पर्सनैलिटी बनी जिन्होंने भारत के लिए एक पहला मेडल लेकर आ चुकी हैं शुरुआत में ही इस ओलंपिक्स के अंदर। अब जो ये पहला सिल्वर मेडल आया है, ये आया है वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के अंदर, खासकर वेट लिफ्टिंग 49 केजी कैटेगरी के अंदर। तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो ये मीराबाई चानू हैं ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से, 26 साल की ये पर्सनैलिटी हैं और आपको ये देखना होगा ये भारत ने इस कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी कंट्री है, तो वो है चाइना। देन उसके बाद आप कह सकते हो इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है, इंडोनेशिया ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखो आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होने वाले हैं, उसके अंदर भी डेफिनेटली भारत बहुत सारे मेडल्स जीतने वाला है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, खासकर वैसे भी और अपने वनडे एग्जाम्स के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पर मेडल्स की कैटेगरी में बात करें, टोटल मेडल्स की कैटेगरी में, तो चाइना सबसे टॉप पर आता है और इंडिया जो है इस सिल्वर मेडल को मिलाकर टॉप 9 के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर चांसेस है कि हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे कंट्रीज़ को बीट करते हुए इस ओलंपिक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, देखेंगे आने वाले टाइम पर और क्या कितने कितने हम लोगों को मेडल्स यहाँ पर मिलते हैं। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑफिशियल्स का कहना यह है कि आज के टाइम पर जो कश्मीर के अंदर जो थ्रेट है, एक तरीके से कश्मीर के अंदर खतरा जो है, हम लोग सोच रहे हैं तालिबान का खतरा बढ़ सकता है। देखो तालिबान का खतरा जो है कश्मीर के अंदर बढ़ता हुआ नहीं नजर आएगा, ऐसे ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। तो खतरा किस चीज़ का है, खतरा यह है पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप्स हैं उनका। अब ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे बोला ये जा रहा है जिस प्रकार से आज के टाइम पर तालिबान चीज़ों के ऊपर कैप्चरिंग कर रहा है, तालिबान जो है अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ों के ऊपर कैप्चर कर चुका है, बहुत सारी जगह को कब्जा कर लिया है। तो उस प्रकार से उन सब चीज़ों को देखते हुए जो पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स हैं वो एंकरेज हो सकते हैं और वो यहाँ पर ये सारा काम कर सकते हैं। तो खतरा किससे है, पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स हैं। खैर कोई बात नहीं, जो LOC है वहाँ पर हम लोग रेडी हैं इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दिल्ली के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जैसे लॉकडाउन प्रकार की चीज़ें लगी पड़ी थी, तो उन चीज़ों के ऊपर से रिलैक्स दिया गया है। एक तरीके जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाए गए हैं, जैसे कि जो सिनेमाज ऑडिटोरियम्स हो गए ये ओपन हो जाएंगे। हालांकि जो आप कह सकते हो ऑडियंस होगी वो 50% तक जा पाएगी। साथ ही साथ जो ट्रेन्स हो गए या फिर पब्लिक बसेस हो गई वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर रन करने वाली हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी फिनरल्स होंगे, मैरिजेस होंगी, उनमें लगभग लोगों को इंक्रीज़ कर दिया है, 100 तक लोग जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। CBI ने यहाँ पे जांच करी है बहुत सारे ऑफिशियल्स के घरों की। अब ये जो जांच करी गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर ये मुद्दा क्या है, क्यों जांच करी गई है, तो देखो ये मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। ये इलीगल जो लाइसेंस होता है ना, खासकर जो आर्म्स होता है, बंदूक वगैरह होती हैं, इनकी जो इलीगल लाइसेंस होता है, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से इशू किया गया है। तो उसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर CBI ने जांच पड़ताल बैठाई है। देखना यह है कि सैटरडे के अंदर इन्होंने कहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और लगभग 20 गन डीलर्स हैं, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, जम्मू से, श्रीनगर से, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामुल्ला और दिल्ली। तो यहाँ सभी जगह पे आप कह सकते हो सर्च किया गया है। केसेस मैंने आपको बता दिया कौन सा रीज़न है, लगभग 2.78 लाख जो आर्म्स लाइसेंस यहाँ पे इलीगल तरीके से इशू किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में 2012 से लेकर 2016 तक। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये कार्रवाई चालू है और इसके अंदर बहुत सारे IAS ऑफिशियल्स हो गए और बहुत सारे गन डीलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है।
आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बट वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, तो आज संडे भी है, संडे में इतने आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, एडिटोरियल्स आए नहीं है, लेकिन छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली सीबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में रिवाइज करेंगे क्या है एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे जो सीबीआई है, ये आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक खोलोगे तो उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर दे रखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में अभी देखो न्यूज़ में तो यहाँ पे आपने ये भी देख लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में कब आया था ये, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, सीबीआई के एक जो आप कह सकते हो कि जो डायरेक्टर हैं इसके, वो अपॉइंट करे गए हैं। डायरेक्टर का नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये एक नए डायरेक्टर हैं सीबीआई के, तो आपको ध्यान रखना है, इनको अपॉइंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टर के बारे में भी। तो यहाँ पे आपको देखना पहले यह है, ये सीबीआई एग्जैक्टली क्या है। तो सीबीआई को सेटअप किया गया था 1963 में, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो सीबीआई है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, किसके कंट्रोल में आती है? तो ये कंट्रोल में आती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में आपको देखने को मिल जाएगा जो सीबीआई है। अब आपको ध्यान ये देना है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, और वो जो कमेटी थी वो कौन सी थी? वो थी संथनम कमेटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोशिश क्या करी गई थी, जो करप्शन है बेसिकली वो कम से कम हो, उसी पर्पज़ से यहाँ पे सीबीआई को लाया गया था। तो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसके पास जो भी पावर्स आती हैं वो आती हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। जो सीबीआई ये एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये काफ़ी सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, लोकपाल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्प भी प्रोवाइड करवाती है। देन उसके बाद जो मैंने आपको बताया, सीबीआई के अंदर जो हेड होता है वो होता है एक डायरेक्टर, जिसको हम लोग डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बोलते हैं। जो सीबीआई है वो बहुत सारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, खासकर वो वाले ऑफेंसेस जो कि इन लॉज के अंदर स्टैंड करते हैं। लगभग 69 जो सेंट्रल लॉज हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है। 18 स्टेट एक्ट्स हैं और 231 ऑफेंसेस हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर में आते हैं। देन उसके बाद जो सीबीआई डायरेक्टर है, मैंने आपको बताया अभी हाल ही में चूज़ होकर आए हैं एसके जायसवाल साहब। अब क्या है, इनका अपॉइंटमेंट, सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये भी आप लोग अपनी बुक के अंदर पढ़ोगे, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जो डायरेक्टर हैं सीबीआई का, तो यहाँ पर एज अ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ पे बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डायरेक्टर है मेन, इनको अपॉइंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। उसके बाद ये अपॉइंट किसकी बेसिस पर करती है? पहली बात, एक कमेटी बनाई जाती है 3 मेंबर की, और वो 3 मेंबर की कमेटी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। देन उसके बाद वो जो कमेटी है वो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है एक तरीके से फिर अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद यही आप लोगों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है जो कि डायरेक्टली पूछी जाती हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर मेंस। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है उन्होंने यहाँ पर अपनी चिंता दिखाई है, कंसर्न्स दिखाई है, किस चीज़ के ऊपर? यूएपीए के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। यूएपीए क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो हुआ क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट हैं जज के, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। इनका कहना यह है कि जो यूएपीए आज के टाइम पर इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हो गए, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर और भी मेंबर्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, उनके ऊपर यहाँ पर इस यूएपीए का इस्तेमाल होता है। दूसरा बात कहना यह है कि देखो उनके ऊपर तो अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर भी इस यूएपीए का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। यूएपीए एग्जैक्टली क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। इसके अंदर यहाँ पर देशद्रोह के चार्जेस टाइप के कुछ इस प्रकार के चार्जेस वगैरह लगा दिए जाते हैं किसी भी जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट के ऊपर। ठीक है, बोला यह जाता है कि अगर हम लोग बात करें चीज़ें कितनी प्रूव हुई हैं, तो प्रूफ तो बहुत कम हुई है, चार्जेस बहुत ज़्यादा फालतू में लगाए गए, मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनके ऊपर ये यूएपीए के चार्जेस लगाए गए। लेकिन बात करें कॉन्विक्शन की, तो कॉन्विक्शन रेट रहा है बहुत कम हमेशा से ही। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इससे उनके घर वालों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। प्लस जो उनके बच्चे हैं, जब उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आप कह सकते हो दूसरे बच्चे जो उनके चिढ़ाते हैं, जो उनके क्लासमेट्स हैं, वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर कि जो योर फादर इज़ अ टेररिस्ट करके यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कोई रीज़न नहीं था, और यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें रोकने की वजह से ये यूएपीए का इस्तेमाल किया गया, और उसकी वजह से जो भी जर्नलिस्ट या फिर जो भी एक्टिविस्ट के खिलाफ यूएपीए का इस्तेमाल होता है, उनके फैमिलीज़ के ऊपर या फिर उस व्यक्ति के ऊपर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस चीज़
एक्टिविटीज़ का, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एक रिसेंटली एग्जांपल आप देख पाओगे, जो फादर स्टान स्वामी हैं उनका एग्जांपल, ठीक है, उनके ऊपर भी यूएपीए के चार्जेस लगाए गए थे, उनकी डेथ हो गई है फिलहाल, उस वजह से यहाँ पर ये बताया गया है। नाउ क्वेश्चन क्या है, इनका कहना यह है ये जो पूरा यूएपीए है ये इसके फॉर्म के अंदर ये होना ही नहीं चाहिए, इसको हटा दो, इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नाउ ये एग्जैक्टली यूएपीए होता क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये जीएस पेपर 3 के अंदर भी आ जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट को यहाँ पर यूएपीए एक्ट के अंदर में दर्ज किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये यूएपीए को पास किया गया था 1967 में, और इसका नाम मैंने आपको बता ही दिया है क्या है एग्जैक्टली। इसका काम है जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करना, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना क्रिएट हो भारत के अंदर, उस चीज़ के ऊपर ये यूएपीए फोकस करता है। क्वेश्चन ये है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो अनलॉफुल एक्टिविटी रेफर करती हैं ऐसे कोई एक्शन लिया जाए जो कि भारत की सोवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हनन करे, ठीक है, एक तरीके से नुकसान पहुंचाए, भारत की जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको डिसरप्ट करेगा, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। तो उस व्यक्ति को यूएपीए के अंदर चार्ज किया जा सकता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जिस व्यक्ति को यूएपीए के अंदर चार्ज किया जाएगा उसको डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, ठीक है, आप कह सकते हो कि मृत्यु दंड भी मिल सकता है, साथ ही साथ जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है वो भी मिल सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है हाई पनिशमेंट के तौर पर। देन उसके बाद ये जो यूएपीए है इसमें खास बात यह है कि इंडियन के साथ साथ जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको भी चार्ज किया जा सकता है। अगर कोई फॉरेन नेशनल कुछ इस प्रकार का क्राइम करता है तो उन लोगों को भी यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। और ये जो यूएपीए है इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक चार्जशीट फाइल करती है लगभग 180 दिन के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, ये यूएपीए अभी तक क्या कर रहा था, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट कर रहा था, यानी कि जो भी यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं भारत के प्रति या फिर भारत की सोवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर कुछ हो रहा था तो उसके यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट किया गया था। लेकिन 2004 में क्या हुआ, इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस होने के बाद यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड किया गया। और आप कह सकते हो जो टेररिस्ट एक्ट था इसके अंदर ऐड किया गया, उसी के साथ लगभग 34 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया। टेररिज्म को टैकल करने के लिए भी यूएपीए का इस्तेमाल हुआ। देन उसके बाद अगस्त के टाइम में आया, अगस्त 2019 के अंदर यहाँ पर एक और बदलाव हुआ। यहाँ पर फिर यूएपीए के अंदर पावर ये दे दी गई कि अब ये यूएपीए के ऊपर इसके अंदर ये पावर थी कि ये किसी भी बंदे को या फिर किसी भी इंसान को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट का डेजिग्नेट करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देन उसके बाद जो भी एक्ट है ये एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ठीक है, इनके पास सबसे ज़्यादा पावर आती है। वो यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर किसी भी बंदे के ऊपर जो यूएपीए के चार्जेस लगे हैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है यूएपीए एग्जैक्टली क्या है और चर्चा में क्यों है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर बेकार आर्टिकल हैं जो कि हमारे काम के नहीं हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल देख पाओगे, जो ब्लिंकन हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इंडिया आने वाले हैं, इंडिया में आकर मीटिंग करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के साथ, हमारे साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होगी। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे मुद्दे के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, जैसे कि अफगान क्राइसिस हो गया, क्वाड के ऊपर बातचीत होगी, वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत होगी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, और भी बाकी वेरियस सेक्टर के अंदर जो कोऑपरेशंस हो गए, तो उन चीज़ों को लेकर चर्चा होने वाली है इस मीटिंग के अंदर। बट यहाँ पर और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन है ये कुछ कंसर्न्स को भी उठाएंगे, वो हैं ह्यूमन राइट्स के। तो भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होती हुई नज़र आएगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल्स। जो मिस्टर ब्लिंकन है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है कि लगभग 27 जुलाई तक ये अराइव करें न्यू दिल्ली के अंदर, और ये मीटिंग करेंगे किसके साथ, एस जयशंकर साहब के साथ, और साथ ही साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी के साथ, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर बोला ये जाए, देखो ये चीज़ें तो रहीं अलग, ह्यूमन राइट इशू के ऊपर तो चर्चा होगी ही, लेकिन उसी के साथ और भी वेरियस सेक्टर्स के ऊपर ये चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आज के टाइम पर पेगासस स्पाईवेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जो कि इजराइल के एनएसओ ग्रुप ने बनाया है, तो उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी। साथ ही साथ जो अफगान क्राइसिस हैं, क्वाड कंट्रीज़ हैं, कोविड-19 वैक्सीन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, तो ये 4-5 टॉपिक हैं। साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो ये एक छठा टॉपिक ऐड कर सकते हो, तो इनके ऊपर चर्चा होने वाली है। अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर ये मीटिंग होती है उसके बाद और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बात हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। ओके,
देन उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, तो पेज नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे आर्टिकल दिखेंगे जो कि बिल्कुल बेकार हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं सीख सकते, तो मतलब कि एग्जाम के लिए खासकर कुछ नहीं आ सकता। देन उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल देख पाओगे, जैसा कल हमने डिस्कस किया था, जो भी आईसीएसई और आईएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं और कल ये रिज़ल्ट आ चुका है। हालांकि आपको पता होगा 12th के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, 10th के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं इस कोविड की वजह से, लेकिन रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट के अंदर लगभग 99% बच्चों को क्लियर कर दिया गया है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पर चर्चा ये हो रही है, जो मिड सेंचुरी टारगेट है नेट ज़ीरो का वो इनएडुकेट है। देखो हुआ क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। G20 के अंदर क्लाइमेट मीट को लेकर एक चर्चा हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे सैटरडे के अंदर ये G20 क्लाइमेट मीटिंग को लेकर चर्चा हो रही थी। इंडिया ने यहाँ पर अपना क्या प्रस्ताव रखा है मैं आपको बताता हूँ। देखो आज के टाइम पर ना बहुत सारी कंट्रीज नेट जीरो की तरफ बढ़ रही हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब कि यानी कि जो पोल्यूशन है वो कम से कम किया जाएगा। हर एक कंट्री यहाँ पे दावा कर रही है इसके अंदर, ठीक है। टारगेट हमने सेट कर रखा है 2030 तक, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ने अपना टारगेट सेट कर रखा है 2040 तक कि हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी रहेंगे, हम लोग नेट एमिशन अपना जीरो से जीरो कर देंगे। बहुत सारी कंट्रीज ने अपना टारगेट रख रखा है 2050 तक। तो यहाँ पे इंडिया का कहना यह है यही चीज़ सही नहीं है, आपको जो टारगेट रखना है वो आपको 2030 तक ही रखो और 2030 तक आपको पोल्यूशन कम से कम करना होगा, प्लस जो ये नेट जीरो एमिशन तक हमें आना होगा, कार्बन न्यूट्रलिटी तक आना होगा। लेकिन कब? 2030 तक। ये 2040 और 50 का जो कंट्रीज ने टारगेट रख रखा है वो बहुत गलत रख रखा है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे उसी चीज़ को मेंशन किया गया है। सम कंट्रीज़ ने अपना टारगेट सेट कर रखा है 2050 का, 60 का, 60 तक का टारगेट सेट कर रखा है। तो यहाँ पर इससे कोई इतना फ़ायदा देखने को मिलेगा नहीं। अभी देखो ये जो नेट ज़ीरो फ्यूचर है ना, इसके ऊपर और ज़्यादा मीटिंग होने वाली है। अभी हम लोग देख पाएंगे एक और बहुत बड़ी मीटिंग होगी ग्लासगो के अंदर, तो वहाँ पर और चर्चा होने वाली है क्या क्या एग्जैक्टली रेट सेट किया जाएगा और कब तक यहाँ पर रेट सेट किया जाएगा। तो आज के टाइम पर क्या है कि हमारा फोकस यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर पूरी तरह से हम लोग कंट्रोल पा सके, क्योंकि ये चीज़ें आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाली हैं। तो फिर यहाँ पर उसी को लेकर ये चर्चा हो रही है। ओके, देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 10, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल चर्चा करता है जो बाइडन साहब हैं, गनी कौन है? जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, और जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट है, इन दोनों की यहाँ पर चर्चा हुई है एक फ़ोन कॉल पर। फ्राइडे में यहाँ पे बातचीत हुई और इन्होंने यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा करी है कि जो जैसा आज के टाइम पर आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है, आज के टाइम पर क्या हो रहा है, जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारी जगह के ऊपर कैप्चरिंग कर चुका है, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जब यूएस और जो नाटो के फोर्सेस हैं वो विड्रॉ कर चुके हैं अफ़गानिस्तान से, तभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अब यहाँ पर देख पाओगे कि लगभग जो तालिबान है वो क्लेम ये करता है कि 90% से ज़्यादा एरियाज़ को वह कैप्चर कर चुका है, और अब यहाँ पर कोशिश यह है कि वहाँ पर और भी एरियाज़ के ऊपर, खासकर जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल के ऊपर, वहाँ पर कब्ज़ा किया जाए। अब यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ अफगान के प्रेसिडेंट दोनों के बीच में फ़ोन कॉल पे बात हुई है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक मीटिंग होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, एक तरीके से निगोशिएशन होने वाला है, निगोशिएटेड सेटलमेंट होने वाला है इस कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग, यानी कि आराम से हम लोग यहाँ पर निगोशिएशन कर कर जो है एक तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएंगे और चीज़ें जैसे बैठती हैं वहाँ पे बैठाया जाएगा शांति से, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसी के साथ यहाँ पर जो बाइडन ने बोला ये कि यूएस पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है कंट्री को, खासकर जो अफगानिस्तान की वेमेंस हों, गर्ल्स हों, माइनॉरिटीज़ हों, यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, एक तरीके से इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। तो ऐसा कहना यह है यूएस का कि जैसे हम लोग बाहर निकल गए हैं अब अपनी ट्रूप्स को लेकर, तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग जो है अब बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट जो है डेफिनेटली मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आज के टाइम पर यूएस ने अनवील कर दिया है $100 मिलियन का फंड यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका है अफगान रेफ्यूजीज़ को। ओके, यहाँ पे फंड दिया जाएगा, उसी के साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट और प्रोवाइड करवाएगा। और आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन इतनी बुरी है कि नाइट कर्फ्यूज़ को इम्पोज कर दिया गया है, और ये सारी चीज़ आप लोग देख पाओगे। इनफैक्ट यहाँ पे एक दो इन्फॉर्मेशन और भी मिस है। आज के टाइम पर जैसे जैसे तालिबान की कैप्चरिंग इतनी बढ़ रही है, उस हिसाब से जो है आप कह सकते हो कि यूएस ने बम्बार्डिंग चालू कर दी है। यूएस ने यहाँ पर एक तरीके से अपने एयरक्राफ्ट से बम्बार्डिंग चालू करी है, और उसके बाद जो है अफगानिस्तान की जो सरकार है वो भी अपने बम्बार्डिंग कर रहा है। अफगानिस्तान के प्लेन छोटे हैं, वो अपने छोटे प्लेन से बम्बार्डिंग कर रहे हैं, और जो यूएस है वो अपने बड़े प्लेन से बम्बार्डिंग कर रहा है, ताकि जो ये जिस स्पीड से तालिबान चीज़ों के ऊपर कब्जा कर रहा है उसको कम से कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो इसी चक्कर में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग देख पाओगे।
और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है चाइना के अंदर कितनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमने डिस्कस भी किया था, चाइना के अंदर बाढ़ आ चुकी है। 1000 साल में ऐसी बाढ़ नहीं देखने को मिली जैसी बाढ़ यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पर आई है। और इनफैक्ट यहाँ पे बारिश इतनी तगड़ी हुई है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा फ्लड का सिनेरियो देखने को मिला है। लेकिन अब एक और खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पर खतरा आ रहा है टाइफून INFA का। तो देखते हैं यहाँ पर ये टाइफून किस प्रकार से हिट होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर चाइना अपनी एक दिक्कत से निपट रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मतलब देखो होता क्या है ना, ये जो फ्लड आ रही है इससे आम आदमी काफ़ी परेशान हो रहा है और बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। और इनफैक्ट आपने वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे होंगे और साथ ही साथ जो है इसके पिक्चर्स देखे होंगे गूगल के ऊपर। तो मैंने पिक्चर्स देखे थे, काफ़ी आपको सकता हूँ खतरनाक पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, ठीक है, लोगों के गर्दन तक पानी आ रहा है। तो यहाँ पर जो आम लोग हैं, ठीक है, जो वो परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ की सरकार वाले लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत उन लोगों को हो रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है जो जुलाई का एक्सपोर्ट है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा ये है कि जुलाई का जो एक्सपोर्ट है, नहीं सॉरी, यहाँ पे जुलाई का एक्सपोर्ट सही है और कोशिश ये है कि जुलाई का एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर $33 बिलियन तक हिट कर सके, ऐसा हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का कहना है। ठीक है, देखो आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो इंडिया एक्सपोर्टिंग सेक्टर के अंदर बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। और हालांकि हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, आपको मालूम होगा कोविड के टाइम पर, जहां सभी कंट्रीज़ के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो घटा था। और दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया था। ये हम लोगों ने पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद होगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर उसी बारे में चर्चा है कि देखो ये जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़िया होगा। आने वाले टाइम पे हमारा टारगेट अलग ही है। हमारा टारगेट है $400 बिलियन का 2021-22 के अंदर। तो इस टारगेट को हम लोग डेफिनेटली अचीव करेंगे। और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि देखो इससे होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़िया होगा, लोग का रह सहने का तरीका भी बढ़िया होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा है और ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको मालूम होगा कि अभी क्या हुआ है, ये दो तीन आर्टिकल दे रखे हैं, किस किस चीज़ के बारे में दे रखे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला आर्टिकल दे रखा है, ये वाला आर्टिकल जेफ बेजोस के बारे में बता रखा है। आपको मालूम होगा अभी जो है हाल ही में हुआ क्या है, जेफ बेजोस जो है ना स्पेस को छूकर वापस से आ चुके हैं नीचे। ठीक है, अब जेफ बेजोस स्पेस में गए थे, अपनी जो खुद की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसी का रॉकेट इस्तेमाल किया गया था, न्यू शेफर्ड। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। तो इन्होंने खुद अपना रॉकेट इस्तेमाल किया न्यू शेफर्ड, और न्यू शेफर्ड की मदद से ये स्पेस में गए। और स्पेस में कुछ इस प्रकार से, मान लो ये लाइन है, इसको हम लोग कर्मन लाइन बोलते हैं। ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर की दूरी पर देखने को मिलती है और इससे ऊपर शुरू हो जाता है स्पेस। तो यहाँ पर ये अपने रॉकेट से इस प्रकार से, जो रॉकेट था इनका और इनके रॉकेट के ऊपर यहाँ पे ये कैबिन था। ठीक है, ये वाला जो कैबिन था इसके अंदर लगभग 6 लोग बैठे होंगे, 6 लोग बैठ सकते हैं। तो इसके अंदर ये लोग बैठे और उसके बाद ये जो रॉकेट है, बाकी जो इसकी मशीनरी है, नीचे इसकी आग निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये रॉकेट इस प्रकार से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये आपको स्पेस देखने को मिला है। स्पेस मैंने क्या बताया, कर्मन लाइन के ऊपर स्पेस चालू हो जाता है, मतलब कर्मन लाइन पृथ्वी से जो सरफेस है उससे 100 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर रॉकेट इस प्रकार से गया और 107 किलोमीटर तक गया। ठीक है, बस 107 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर पहुंचे और 7 किलोमीटर और ऊपर गए और इस प्रकार से ये वापस से नीचे आ गए। यानी स्पेस का बस खाली एक छोटा सा नज़रिया मारकर ये आ चुके हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। ओके, देन उसके बाद आप लोग कह सकते हो कि क्या ये पहले व्यक्ति थे? तो पहले व्यक्ति ये नहीं है इस प्रकार के जिन्होंने स्पेस टूरिज्म को प्रमोट किया है। पहले व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे रिचर्ड ब्रैंसन। ठीक है, रिचर्ड ब्रैंसन इनसे पहले ये काम कर चुके हैं। 11 जुलाई में वो जा चुके थे स्पेस में, अपनी खुद के स्पेस कंपनी के वर्जिन जो गैलेक्टिक है उसका स्पेस क्राफ्ट से ये गए थे, आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ ही बहुत सारे लोग गए। क्वेश्चन यह है कि वो कितने किलोमीटर तक गए थे, वो गए थे 88 किलोमीटर्स तक। ठीक है, हालांकि जो इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वो स्पेस शुरू होता है 100 किलोमीटर के बाद में, लेकिन अगर हम लोग बात करें यूएसए के हिसाब से तो आपको ये 88 किलोमीटर्स के बाद ही जो स्पेस शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हैं, जेफ बेजोस के बारे में बताया गया है। तो वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे नोट्स जो है मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, नोट्स वगैरह जो भी होते हैं, जैसे मैंने अभी CBI के बारे में डिस्कस किया, UAP
UAPA के बारे में डिस्कस किया। तो ये सारे जो नोट्स वगैरह है वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल एक और चैनल है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से, सर्च करना मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नोट्स वाले चैनल का लिंक भी आपको दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ये जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ यहाँ पर ये आर्टिकल है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो काफ़ी बार मैंने चर्चा करी है, इजराइल की कंपनी का ये पेगासस स्पाईवेयर आपको देखने को मिलेगा। इजराइल का जो NSO ग्रुप है बेसिकली उसका ये पेगासस स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या है, मतलब जासूसी के लिए यहाँ पर ये जासूसी के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है ये जो स्पाईवेयर है इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा चर्चा क्यों हुई है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो न्यूज़ एजेंसी है द वायर, उसका कहना यह है कि भारत सरकार ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है बहुत सारे जर्नलिस्ट के ऊपर जासूसी करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर उसी को रिगार्डिंग यहाँ पे एक लिस्ट भी पब्लिश करी गई। लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग थे और उस लिस्ट के अंदर इमरान खान का नाम भी था, प्लस यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट के नाम भी था, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ थी अलग अलग। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें भारत के भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऑफिशियल मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी का नाम था, तो इन सब के नाम थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत जो है इन सब लोगों की जासूसी कर रहा है इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है पेगासस स्पाईवेयर देखो ये कौन सी कंट्री का, यह है इजराइल की कंट्री का, NSO ग्रुप ने बनाया है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, ये पेगासस एग्जैक्टली क्या है। तो देखो ये एक जानवर है, उड़ने वाला घोड़ा जिसको हम लोग पेगासस बोलते हैं, ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया है। और स्पाईवेयर एक तरीके से बहुत टाइप के होते हैं, इसको एग्जैक्टली मैलिशियस स्पाईवेयर बोला गया है, यानी कि खतरनाक है। इस आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जैसे ही एंटर करेगा आपके कंप्यूटर का सारा डेटा ले सकता है। इस स्पाईवेयर में एग्जैक्टली होता क्या है ये तो हम बताना भूल गए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो स्पाईवेयर के अंदर आज के टाइम पर चीज़ें काफ़ी खतरनाक तरीके से चल रही हैं। पहले ना इसके अंदर ये होता था कि आपके फ़ोन के अंदर लिंक आएगा, उस लिंक पर अगर आपने क्लिक कर लिया है तो वो स्पाईवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जो भी यहाँ पे इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है वो आपके फ़ोन का डेटा ले सकता है, आपके जो जीमेल हो गए, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए, मैसेजेस हो गए, इन सबको वहाँ पे पढ़ सकता है। इनफैक्ट आपके फ़ोन का माइक ऑन कर सकता है, अगर आप लोग कुछ बातचीत कर रहे हो कहीं मीटिंग पर, तो आपकी बात भी सुनी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। देन उसके बाद आज के टाइम पर कुछ अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुका है। देखो आज के टाइम पर लिंक वगैरह नहीं आता है, आज के टाइम पर क्या है ना, इसको बोला गया ज़ीरो क्लिक अटैक। मतलब कि फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप कॉल आएगी, व्हाट्सएप कॉल जैसे ही आएगी और उसी के साथ पेगासस जो स्पाईवेयर है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप जानते ही होंगे क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि पढ़ने लायक थी। और साइंस एंड टेक का पेपर है, साइंस एंड टेक का पेपर आप लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है, क्या क्या एग्जैक्टली रीड करना चाहो तो कर लेना। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूंगा कि साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूं आज ही, ठीक है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी। अदरवाइज़ आप लोग रीड कर लेना, साइंस एंड टेक में ज़्यादा आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। मतलब वो है कि वहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, आराम से पढ़ोगे आराम से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।